अगर हम एक ऐसी फैक्ट्री की कल्पना करें जो कभी रुकती ही नहीं है, हजारों मशीन्स चल रही हैं और लगातार एनर्जी बन रही है। हाँ, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि बिना परमिशन कुछ अंदर या बाहर नहीं जा सकता। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। आज इन्हीं माइक्रोस्कोपिक लिविंग फैक्ट्रीज यानी सेल्स और उनसे जुड़े सोर्सेस की एक गहरी छानबीन कर रहे हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर हम ये देखेंगे कि एक पौधे और एक जानवर की फैक्ट्री का डिजाइन आपस में इतना अलग क्यों होता है। तो किसी भी फैक्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बाउंड्री को देखना पड़ता है ना। सही कहा। सोर्सेस के मुताबिक हर सेल के बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल पर आधारित है। फ्लूइड मोजाइक मतलब ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। हाँ, इसको ऐसे समझते हैं, इसे एक ऐसी झील की तरह मानिए जिसमें लिपिड या फैट्स तैर रहे हैं और उनके बीच बीच में प्रोटीन्स के बने हुए डायनेमिक गेट्स हैं। तो ये गेट्स तय करते हैं कि कौन सा केमिकल अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा। एकदम सही, जिससे सेल अपना इंटरनल बैलेंस मेंटेन रखती है। ये बिल्कुल सिलेक्टिवली परमिएबल है। अच्छा, तो मतलब ये कोई ईंट पत्थर की ठोस दीवार नहीं है, बल्कि एक लगातार शिफ्ट होने वाला स्मार्ट सिक्योरिटी गार्ड जैसा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क निकल कर आता है। प्लांट सेल्स में ना इस फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के बाहर एक और सख्त लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेल्यूलोज से बनी होती है। अरे तभी जब हम कोई कच्ची सब्जी या गाजर चबाते हैं तो वो क्रंच की आवाज आती है। बिल्कुल, वही क्रंच दरअसल इन्हीं रिजिड सेल वॉल्स की टूटने की आवाज होती है। तो ये बिल्कुल किसी मजबूत किले की दीवार जैसा हो गया। पर यहाँ ना मेरा एक सवाल है, अगर दोनों लिविंग सेल्स हैं तो सिर्फ प्लांट्स को इस किले की जरूरत क्यों है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पौधे जानवरों की तरह चलकर मौसम की मार से तो नहीं बच सकते ना। हाँ, उन्हें तो एक ही जगह खड़े रहना होता है। वही तो, इसलिए ये सेल वॉल उन्हें स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। और साथ ही एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, जिसमें सेल पानी सोखती है। अच्छा। अगर ये सख्त सेल वॉल ना हो तो अंदर पानी भरने से सेल किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगी। बाप रे। और जानवरों में इसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जानवरों को मूवमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। शिकार करना हो या भागना हो, मसल्स का स्ट्रेच होना जरूरी है। अगर हमारी सेल्स के बाहर ऐसी सख्त दीवार होती तो हमारा मुड़ना या चलना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता। समझ गई? यानी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जानवरों ने किलेबंदी छोड़ दी और स्टेबिलिटी के लिए पौधों ने उसे अपना लिया। तो बाउंड्री समझने के बाद अगर इस किले के अंदर झांका जाए तो क्या दिखता है? अंदर इंस्ट्रक्शंस देने के लिए न्यूक्लियस और एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही हैं, पर प्लांट्स और एनिमल्स का इंटीरियर ना बहुत अलग होता है। वो कैसे? प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट्स, और एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सेल को सख्त रखता है। जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो नहीं होते या बहुत छोटे होते हैं। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि एनिमल सेल्स प्लांट्स के मुकाबले थोड़े सस्ते या बेसिक वर्जन होते हैं? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो एनिमल सेल्स बेसिक नहीं है। उनका डिजाइन उनके सर्वाइवल के हिसाब से है। अच्छा। देखिए, जानवर अपना खाना ढूंढने के लिए मूव करते हैं, जबकि प्लांट्स अपनी जगह खड़े रहकर सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। इसलिए उन्हें प्लास्टिड्स की सख्त जरूरत होती है। और उस बड़े सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम है? वो पानी स्टोर करके सेल के अंदर दबाव बनाता है, जिससे पौधा बिना किसी हड्डी के सीधा खड़ा रहता है। ये वाकई आश्चर्यजनक है कि प्लांट और एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर उनके जीवन जीने के अलग-अलग तरीकों को दर्शाता है। बिल्कुल सही। पर एक सेकंड, इस फैक्ट्री टूर के अंत में सोर्सेज में एक डिटेल ऐसी है जो दिमाग घुमा देती है। हाँ, आप माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स वाली बात कर रही है ना? हाँ, वही। सोर्सेज में लिखा है कि उनके पास सेल के मेन न्यूक्लियस से अलग अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। बिल्कुल, और जो बिल्कुल एक बैक्टीरिया जैसा लगता है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे और पौधों के सेल्स के अंदर दरअसल पुराने बैक्टीरिया रह रहे हैं जिन्होंने शुरुआत में किसी और सेल के अंदर रहना शुरू कर दिया था? ये सच में हैरान करने वाली बात है। ये आगे चलकर और गहरी जांचबीन का विषय बन सकता है। इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।